नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदो अमृता नाम के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। आज हम अर्क कल्पना के विषय में बात करेंगे। देखिए, अर्क कल्पना सबसे पहले रावण ने इसके विषय में सबसे पहले बताया था। रावण, आप जानते हैं रामायण काल में रावण को, रावण इनको हम आयुर्वेद शास्त्र में आचार्य रावण कहते हैं, नाथों में इनको रेवणनाथ कहते हैं। तो अर्क कल्पना का सबसे पहले अर्क प्रकाश के अंदर इसका बारे में बताया गया। अब अर्क कल्पना के इंट्रोडक्शन के विषय में आपको बताता हूँ। अर्क कल्पना क्या है? देखिए, किसी भी औषधि द्रव्य को किसी सफिशिएंट अमाउंट में अपन लेके उसके माइल्ड वाटर के साथ, कम पानी के साथ लेकर के उसको गर्म करना है, बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद, गर्म करने के बाद उसमें जो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनने के बाद उसको कोल्ड सरफेस के थ्रू जब पास होंगे तब उस ड्रॉपलेट के फॉर्म में आएंगे। वो ड्रॉपलेट कहलाएगा अर्क कल्पना। इसके लिए सिंपल परिभाषा ये है, इंग्लिश में हम इसको डिस्टिल्ड प्रिपरेशन कहते हैं। द मेथड बाय विच द वोलेटाइल ऑयल एंड एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द ड्रग आर कलेक्टेड is called अर्क कल्पना and the compound prepared through this procedure is the अर्का। अब अर्क कल्पना की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी? उसके लिए सिंपल एक मैं बात बताता हूँ। कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिनमें कार्बनिक अंश कार्यकारिणी तत्व के रूप में होता है। इस भाषा का अर्थ ये है कि सुगंधितशील रूप में होता है। इसके उदाहरण हैं जैसे चंदन, गुलाब, केतकी, अजमोदा इत्यादि, और भी बहुत सारे ऐसे द्रव्य हलनशील रूप में मौजूद होता है। उसको निकालने के लिए हम इनका अर्क निकाल के ही इनका उपयोग करते हैं। इन द्रव्यों के अंदर जो एक वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं उनके आधार पर ही ये कार्य करते हैं। तो इससे मैंने आपको जो उदाहरण बताया, अगर ऐसे द्रव्यों से हम क्वाथ कल्पना करें तो इनकी जो वीर्य है, जो औषधि के गुण होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। कोई क्वाथ कल्पना एक अलग कल्पना है, उसमें अपन सीधे रॉ मेटेरियल को उबालते हैं, उनमें सुगंधित दवा को नहीं लेते। लेकिन इन द्रव्यों के लिए हमें कुछ अलग कल्पना है जो करनी पड़ती है। क्वाथ करने से जब अग्नि पर जब अच्छी तरह से पकेगा, जब भी अपन इन द्रव्यों को पकाएंगे, इनसे जो भी सुगंधित द्रव्यों को पकाएंगे, तो पकने के पश्चात क्या होगा, उनको औषधि वीर्यवान रहेगी। अपने जब उबल के वो उसमें जो सुगंधित जो अंश हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। उनको बचाने के लिए कुछ कल्पनाएँ हैं जो अपन करते हैं, जैसे स्वरस कल्पना, आपका चूर्ण कल्पना, फांट कल्पना, हिल्म कल्पना, इनको बचाने करते हैं। और इससे पश्चात सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अर्क कल्पना। जो भी मैंने आपको द्रव्य बताया, चंदन, गुलाब, केतकी, सौंफ और अजमोदा, इन कल्पनाओं से आयुर्वेद में कहा गया है हिम, स्वरस, चूर्ण और फांट कल्पनाओं के से अपन इसका जो सब्सटेंस निकाल सकते हैं। अपन इनकी कल्पनाएं कर सकते हैं। क्वाथ कल्पना नहीं करेंगे क्योंकि औषधियाँ इसके अंदर, आपकी जो औषधियों का जो वीर्य है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं। इनके अंदर खुशबू सुगंधित द्रव्य रहते हैं, वो सुगंधित द्रव्य नष्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए एक यूनानी चिकित्सा पद्धति में अर्क कल्पना के विषय में विशेष रूप से बताया गया। इनकी अन्य द्रव्य जो मैं आपको ये द्रव्य बताए, इन द्रव्यों का यूनानी पद्धति द्वारा अर्क निकाला जाता है। अपन इत्र भी कह सकते हैं, और बहुत सारी अर्क चिकित्साएं यूनानी पद्धतियों में फेमस हैं जो इनके आधार पर वो चिकित्सा करते हैं। क्योंकि अपनी अर्क कल्पना जो है, हिम कल्पना, स्वरस कल्पना, चूर्ण कल्पना, फांट कल्पना, इनके कंपैरिजन में ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा समय तक इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, बहुत समय तक रहती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उनके नाम डिफरेंट हैं। जैसे कि आयुर्वेद में हम अर्क कल्पना कहते हैं इसको, यूनानी में अपन अर्क्योविस कहते हैं, सिद्ध में टेनर कहते हैं, होम्योपैथी में अपन टिंचर कहते हैं, एलोपैथी में अपन डिस्टिलाइट कहते हैं। इसके पश्चात अब हम अर्क कल्पना के थोड़े से इतिहास या हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। उसके विषय में आपको बताते हैं कहाँ कैसे इसका वर्णन मिला और कहाँ इसके रेफरेंस मिले। देखिए, सर्वप्रथम जो अर्क के विषय में जो जहाँ बताया गया है, उसमें से पहला एक ग्रंथ मैं आपको बताता हूँ, गद्य निग्रह। गद्य निग्रह में आचार्य शोडल ने 12वीं सेंचुरी में इसको बताया। तो वहाँ आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। दूसरा, आयुर्वेद सार संग्रह में 25 प्रकार के अर्कों का वर्णन मिलता है। दूसरा, आपका रसतंत्र सार संग्रह की फर्स्ट वॉल्यूम में आपको 21 अर्कों का वर्णन मिलता है। इसके पश्चात जो सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रावण के विषय में अर्क प्रकाश नाम की किताब जो रावण ने लिखी है, रावण ने इसका उद्घाटन किया, तो उसमें रावण ने लगभग 196
196 सिंगल ड्रग से आपको अर्क बनाना बताया, और दूसरा 100 अलग अलग द्रव्यों से बनाए गए अर्क हैं। तो ये आचार्य रावण के द्वारा बताया गया। अब इसके निर्माण विधि के विषय में हम बताते हैं। इसमें निर्माण विधि में सर्वप्रथम आता है, निर्माण विधि में हम ये है कि औषधि द्रव्य लेंगे, कोई भी एक औषधि द्रव्य एक भाग लेंगे और 10 भाग अपन 10 गुना जल लेंगे। तो ये अपना एक औषधि, और इसका अगर ये औषधि अपनी औषधि जो है आपका अगर बहुत ज़्यादा शुष्क है तो अपन उसको पहले यवकूट करेंगे, उसके बाद फिर अपन जल लेंगे, और फिर अगर औषधि आर्द्र अवस्था में तो उसको अपन ने पीसेस करके अपन उसको लेंगे, और 24 आवर्स यानी 24 घंटे उसको उस जल में भिगो के रखना है। 24 घंटे बाद जब अपन उस औषधि को निकालेंगे, उसके अर्क यंत्र द्वारा उसको अर्क हम प्राप्त कर लेंगे। अर्क प्रकाश में एक और थ्योरी है आचार्य रावण ने अर्क के संबंध में दी, जो उन्होंने कहा अगर आपका द्रव्य बहुत ज़्यादा अधिक कठिन है तो उन्होंने कहा आप एक भाग आपको औषधि और 3 भाग पानी लेना है, उसको 24 घंटे तक अपन को पानी में भिगो के रखना है। दूसरा अत्यंत कठिन से थोड़ा कम कठिन है तो अपन को 1:2 यानी 1 भाग आपको औषधि, 2 भाग अपन को जल लेना है, उसको 24 घंटे जल में भिगोना है। और अगर अपना द्रव्य आर्द्र है, आर्द्र में भी 2 क्वालिटी आती है, एक सरस और एक निरस। सरस निरस का अर्थ है इसमें एक में रस है, एक में रस नहीं है। अगर सरस निरस को दोनों को मिला के अपन बना रहे हैं तो अपन को जो रेशियो बनेगा वो 1:1/20 इस टाइप का रेशियो बनेगा। इतना भाग आपको औषधि लेना है, उसका 1/20 भाग अपन को जल लेना है। तो ये एक औषधि का उसका रेशियो कहलाता है। दोनों में मात्रा तो लगभग एक ही लेनी है, लेकिन इसका टाइम बदल जाएगा। टाइम क्या रहेगा कि अगर आप केवल सरस रस ले रहे हैं आप, तो उसको जो टाइमिंग है वो 1 मुहूर्त कहलाएगा। और अगर आप केवल निरस का ही अपन को अर्क निकालना है तो उसका टाइम 1 पहर कहलाएगा। ये तो आपका 1 मुहूर्त बराबर आपको कितना होता है, मैं आपको डिस्प्ले में दिखा देता हूँ। 1 मुहूर्त बराबर आपका 48 मिनट कहता है। ऐसे ही अगर हम पत्तों की बात करें, जैसे पल्लव, अगर पल्लव का अर्क निकालना चाहते हैं तो इसका जो रेशियो निकलता है 1:100 निकलता है। यानी 1 अनुपात आपकी औषधि है, उसका 1 अनुपात आपका जल रहेगा। उसको रात्रि में भिगोएं। ये जल का प्रमाण आचार्य रावण ने साफ अक्षर में कहा है कि आपको द्रव्य के अनुसार ही आपको प्रमाण लेना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी द्रव्य लें और तुरंत एक निश्चित फार्मूले पर ही प्रमाण निकाल लें। तो ये विशेष रूप से रावण ने बहुत विशेष रूप से बताई चीज़ों को। और पल्लव को अपन आधेपन उसको जल में भिगोएंगे, उसके बाद उसका अर्क निकालेंगे। इसके पश्चात तरल की बात करें हम, या फिर द्रव, जैसे कि अपना गौमूत्र भी क्या है, आपका द्रव पार्ट है यानी तरल पार्ट है। अपन उसको उसमें जो प्रमाण लेंगे तो अपन 1:0 यानी क्योंकि वो ऑलरेडी तरल है, ऑलरेडी इसमें जल की मात्रा मिली हुई है, तो अपन उस मात्रा में उसको लेंगे। समय की आवश्यकता नहीं होगी और सीधा अर्क के अंत में उसको डालेंगे और अर्क उसका प्राप्त कर लेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है। गौमूत्र आज की डेट में सबसे ज़्यादा अर्क में सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। आप जगह जगह आपको गौमूत्र के अर्क मिलते हैं, क्योंकि अपन गौमूत्र डायरेक्ट कोई नहीं पीते तो अर्क उसका निकाल के उसका उपयोग करते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, और आज की आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा यूज़ में आती है। तो गौमूत्र का तो आपके उसके विषय में तो बहुत जितना बोला है उतना कम है। एक विशेष नियम हो गया, सामान्य नियम मैंने आपको बता चुका हूँ। 1 अनुपात अपन 10 के अनुपात में अपन को सारे 1:10 के अनुपात में आपको जितने भी द्रव्य और जल का अनुपात है मैंने आपको बताया। आप नहीं निकाल पा रहे तो इस अनुपात में लीजिए। रावण ने इसको और विस्तार पूर्वक और डिफाइन कर दिया, विशेष तरह से बता दिया कि आप ऐसे नहीं, इसको ऐसे निकालिए। तो बात समझने भर की आप कैसे भी निकाल सकते हैं। इसके पश्चात अर्क निकालने के लिए आपको अर्क यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अब अर्क यंत्र क्या बुलाया, अर्क यंत्र क्या कहलाता है, तो इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है कि आपको दिख रहा होगा अर्क यंत्र। अर्क यंत्र में देखिए आप नीचे आपका ये बर्नर है, उसके ऊपर फ्लास्क लगा, अपने ऊपर एक पात्र रखा हुआ है जिसमें गर्म हो रहा है। फिर उसमें से ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है। थर्मामीटर में जब आप उसकी माइल्ड बहुत मंद अग्नि आप लेंगे, कोई द्रव्य डाल के ड्रग डाल के आप उसको उबालेंगे, तब जहाँ से आपका द्रव्य वेपराइज होकर के ऊपर जाएगा। और यहाँ पे आगे कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर में एक आपका आउट पार्ट है, यानी वाटर आउट, एक वाटर इन। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि एक ठंडा वाटर में एक तरफ से ठंडा पानी आता रहेगा, दूसरी तरफ से आपका वेपराइज जो भी आपका जो द्रव हुआ है, तो वहाँ से उसके प्रभाव से गर्म होकर वहाँ से पानी बाहर निकलता रहेगा। तो ठंडे प्रभाव से आने के बाद अंत में
अपना जो द्रव्य है, अपना जो ये वेपर हुआ है, वो आपके ठंडे के संपर्क में आने पर ड्रॉप जैसा नीचे इस फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा। छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, जैसे कि आपको इसमें जो हीट है वो बहुत स्लो रखनी है, बहुत तेज़ नहीं करना। अगर तेज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका द्रव्य जो है, उसकी द्रव्य की जो आपकी जो द्रव्य है पूरा नष्ट हो जाएगा। सुगंधित द्रव्य, वोलेटाइल द्रव्य जो रहेंगे वो नष्ट हो जाएंगे बहुत तेज़ हीट देने से। तो प्रॉपर उसमें अर्क यंत्र द्वारा वो उसमें आ भी नहीं पाएगा, है जो आपको नहीं करना, जो नहीं करना चाहिए। इसलिए मध्य आंच पे, बहुत धीमी आंच पे उसको रखना है। तो कंडेंसर के पास में जो आपके जो इन आउट है, वहाँ पर कंटिन्यूसली आपका जो वाटर का इन होते रहना चाहिए, आउट होते रहना चाहिए, तभी आपका अर्क प्रॉपर निकल जाएगा। और जब अर्क द्रव्य का 1/4 पार्ट डिस्कार्ड हो जाएगा और आपका 3/4 भाग जो है आपको प्राप्त होगा, आपको वही प्राप्त करना चाहिए, बाकी आपको छोड़ देना चाहिए। पूरा अर्क निकालना चाहेंगे तो आपका अर्क जो है, आपका अर्क यंत्र में आपका ये अर्क जल जाएगा। जलने के बाद उस अर्क में जो आपका जो अर्क अलग से निकला है, जो आपका 3/4 भाग जो आपका अर्क निकला है, वो उसमें स्मेल आने लगेगी जलने की। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको मेंटेन कर देना चाहिए। अब प्रशस्त अर्क के लक्षण मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि किस तरह का अर्क आपका होना चाहिए। तो जैसे कि आप किसी भी द्रव्य से अर्क निकाल रहे हैं, जैसे गुलाब है, गेंदा है, कुछ भी है, तो उसकी स्मेल जो है, जैसे गुलाब है तो गुलाब की स्मेल उसमें आनी चाहिए। अपन केतक निकालें तो केतक की, इस केवड़े की स्मेल उसमें आनी चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा उसका जो टेस्ट है। दूसरा आपका जीर्णास्त मतिका पात्र में अगर हम अर्क को रखते हैं, जीर्ण का मतिका मतलब मिट्टी, तो जीर्ण का मतिका पास में रखते हैं तो उसका जो वर्ण है द्रव्य के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे गुलाब है तो गुलाब का ही उसमें कलर आए, बहुत सारे द्रव्य हैं इससे। और दूसरा, अगर जीर्ण का मिट्टी के पास जो मतिका पात्र है उसमें ना रखें तो अपन किसी और पात्र में रखते हैं तो आभा रहती है, जो द्रव्य है वो चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान उसको दिखना चाहिए, चंद्रमा की आभा के समान दिखना चाहिए, चंद्रमा जैसा दिखना चाहिए। तो ये प्रशस्त अर्क के लक्षण हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये इससे पता चलता है कि इस लक्षणों से पता चलता है कि आपका अर्क सबसे बेस्ट बना है। कभी कभी क्या होता है कि अर्क में अगर कोई स्मेल अगर आए, आपको किस तरह की और स्मेल आए, तो अपन उसको फ्यूमिकेट यानी उसको धूपन कर देना चाहिए। तो फिर राई, जीरा, हींग और आपका मेथी यानी मेथी, इनको इसमें थोड़ा घृत मिला करके तो उसको भून के फिर उसका धूपन करना चाहिए। धूपन क्या होता है ये आप देख सकते हैं कि धूपन यानी धुआं देना। फ्यूमिकेशन भी करते हैं तो फ्यूमिकेशन भी इसी तरह की विधियों से किया जाता है। ये सब करने से, धूपन देने से उसमें जो अर्क में जो जिस तरह की स्मेल आ रही है वो नष्ट हो जाती है, यानी चली जाती है। अर्क की मात्रा जो पेशेंट को दी जाती है लगभग 10 से 20 ml तक अपन देते हैं। और दूसरा, इसके अनुपान जो वाटर का दिया जाता है, यानी जल का अनुपान। सीधा अर्क डायरेक्ट नहीं लिया जाता, कभी कभार बहुत ज़्यादा, जैसे गौमूत्र अगर अपन ने अर्क उसको लिया तो आपका पूरी तरह जल सकता है। तो इसके लिए अपन वाटर के साथ इसका अनुपान लेना बहुत आवश्यक है। दूसरा आता है इसकी एक्सपायरी डेट, यानी इसकी सवीरता इसकी 1 वर्ष रहती है, लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा भी रह सकती है कुछ अर्कों में। इसके अलावा अर्क के कुछ उदाहरण हैं, वो आपको मैं डिस्प्ले में दिखा देता हूँ। यवानादि अर्क, यवानादि का आप देख सकते हैं। एक यवानी जो है, यवानी आपको कैसे कहते हैं, आपको अजवाइन को, उसका मान अपन ने 500 ग्राम लिया। फिर अम्ल और जल लिया तो उसके भाग में 5 किलोग्राम अपन ने ये लिया। उपकरण स्टील भपका यंत्र कहलाता है आपको आयुर्वेद के अनुसार, जिसको अर्घ यंत्र कहते हैं, भपका यंत्र भी कहा जाता है उसको। मतलब सामग्री ले ली, विधि आप देख सकते हैं, सिंपल वही विधि है जिस विधि से अपन अर्घ बनाते हैं। बाकी इसकी मात्रा आपका 25 मिलीलीटर आप लेंगे। भोजन उपरांत आपके दही या फिर आप नींबू के अर्क के साथ भी ले सकते हैं, नींबू रस के साथ भी ले सकते हैं। और उसका जो प्रयोग होता है उदरशूल, उदावर्त आदि अन्य एजेंट में इनका प्रयोग किया जाता है। गुलाब अर्क को भी आपको डिस्प्ले में देखिए। गुलाब अर्क में ताज़े फूल 1 किलोग्राम, आपका सहायक जल मान 10 किलोग्राम। आप बाकी चीज़ें भी देख लीजिए, स्टील का भगोना, भपका यंत्र, कांच की शीशी, चूल्हा, सूती चूल्हा, ये सब चूल्हा, ईंधन आदि सब लेंगे। फिर निर्माण विधि, गुलाब के फूलों को, ताज़ी पंखुड़ियों को लेके आप 1 किलोग्राम स्टील लें। स्टील पर भगोने पर 10 लीटर जल में भिगोएं। प्रातःकाल भपके से डालकर संधि कपड़े मिट्टी करके बंद करके सुखाएं। भपके से चूल्हे की चढ़ा करके अग्नि जलावें। अलवार शीतल जल भरने की प्रक्रिया पूर्ववत रहे, जबकि ये नली के नीचे कांच की शीशी कीप लगाकर आदि इसमें बूंद बूंद जल छानकर शीशी में एकत्र हो जावे। तो ये सब आपको चीज़ें लेनी हैं। इसके बाद मात्रा जो उसकी है, मात्रा वही है 2-2 बूंद आँखों में आप 2 दिन तक 2 बार आप डालें। औषधियों की भावना देने पर इसके आवश्यक मात्रा का प्रयोग करें। मतलब किस तरह से आपको इसका उपयोग करना है। आप इसके जो उपयोग है, जल का उपयोग तो हम सब जगह हर वक्त करते आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोग इसका है नेत्र अभिसंध में,
यानी नेत्रों के रोगों में आप त्वचा पे आप गुलाब जल लगाते हैं तो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेत्रों को प्रयुक्त होने वाली नेत्र ज्योति, नेत्र बिंदु, नेत्र नयन ज्योति आदि औषधियों के आधार पर गुलाब जल ही उनका जो आधार है, गुलाब जल ही होता है। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए सरस आँखों में प्रतिदिन डालते रहना चाहिए। और सबसे है प्रवाल पिष्टि, अकिक पिष्टि, मुक्ता पिष्टि आदि के सौम्य औषधियों की भावना देकर गुलाब जल का प्रयोग होता है। और कुछ प्रसिद्ध अर्क हैं जो आपको मैं डिस्प्ले में दिखाता हूँ। प्रसिद्ध अर्क हैं पंचकोल आदि अर्क, विसूचिका जो विसूचिका में उपयोग होता है, शुंठी आदि अर्क जो विषमाग्नि में उपयोग होता है, पांडु अर्क जो पांडु में उपयोग होता है, त्रिफला आदि अर्क जो कामला में उपयोग करते हैं, सौंफ अर्क जो प्रवाहिका में उपयोग होता है, प्रवाहिका में उपयोग किया होता। महाराष्ट्र में और विदेशों में अरोमा थेरेपी के नाम से ये अर्क कल्पना का उपयोग होता है। अर्क कल्पना के द्वारा और अरोमा थेरेपी के द्वारा अपन इसमें जो ऑयल से खुशबुओं को जो अपन बोतलों में रखते हैं, इसके द्वारा चिकित्सा की जाती है। अरोमा का मतलब होता है खुशबू, थेरेपी का मतलब तकनीकी ट्रीटमेंट्स के द्वारा खुशबुओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण के लिए लें, कहीं आपने कोई मरा हुआ जानवर अगर उसको बदबू आने से अपन को तकलीफ़ होती है तो वो उसी बेस पे वो क्या करते हैं, जब खुशबू वाले स्थान में आप जाओगे तो वहाँ पर जो आपको खुशबू आएगी तो उससे आपको सांस लेने की और इच्छा होगी और अच्छी लगेगी, आप जरूर सांस लेंगे। तो ये एक थेरेपी के द्वारा वो ठीक करते हैं। ये भी एक अर्क कल्पना का ही एक उदाहरण है। और जो महाराष्ट्र में और विदेशों में बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक इसके विषय पे खूब रिसर्च चल रही है। आप इसके विषय में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। दूसरा, और कई बीमारी ठीक करने में इसको उपयोग होता है। तो ये है कि बोतलों में जैसे ऑयल रहते हैं, जिससे खुशबू आती है, छोटी छोटी अच्छी बोतलें रहती हैं, उसके द्वारा चिकित्सा की जाती है। ओरोना, जिसको हम ओरोना ऑयल के नाम से जानते हैं। और तीसरी बात कि इसमें एक अपन होम्योपैथी में जो टिंचर्स का उपयोग करते हैं, ये होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आती हैं। तो इनमें ये भी है ना, अर्क कल्पना का ही एक उदाहरण है। अर्क कल्पना के द्वारा उनका अर्क निकाला जाता है, फिर उसके बाद उसको अल्कोहल में आपको उसको एक के कॉम्बिनेशन में बना करके उसको प्रिजर्व करते हैं ताकि वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो दोनों प्रक्रियाएं आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण है, यूनानी में तो इसका उपयोग करते ही हैं। इसके अलावा ये आपका अर्क पूरा समाप्त होता है। अब मैं मॉडर्न व्यू थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मॉडर्न व्यू में कहा गया अर्क बनाने की डेफिनेशंस तो वही है जो आपको मैंने पहले बताई। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के अर्क बताए, जैसे कि पहले सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टेम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मैं सिंपल कहा कि लिक्विड से वेपर बनाना, वेपर से फिर लिक्विड में कन्वर्ट करना एक अपना डिस्टिलेशन है, जो आपको मैंने अभी तो परिभाषा बताई को सारी यही है। सिंपल डिस्टिलेशन का हम तब उपयोग करते हैं जब हमारे पास दो मिक्सिबल लिक्विड का मिक्सचर हो और जिनका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के मिक्सचर में जो बॉइलिंग पॉइंट है 30 डिग्रीज के एवव हो। मिक्सिबल लिक्विड्स को हम जब सेपरेट करते हैं तो उसमें डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। तो ये एक साधारण परिभाषा है इसकी। तो सिंपल डिस्टिलेशन में हमने कहा कि जो मिक्सिबल लिक्विड्स जो हैं उनको 30 डिग्री से ऊपर हों। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस रहते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए ऐसे भी द्रव्य रहते हैं जो जिनको डिस्टिलेट करने के लिए हमको जिन कुछ प्रोसेसों का हम लोगों को कुछ पैटर्न बताई गई, 4 प्रकार की जो प्रोसेस बताई गई हैं। इन प्रोसेस के द्वारा हम उसको सेपरेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली प्रोसेस ऐसे मिक्सिबल लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा उसको सेपरेट करते हैं। अच्छा, 3rd नंबर पे आता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसको अपन डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर भी कहते हैं, प्रेशर भी कहते हैं। इस डिस्टिलेशन में हम ऐसे अपने लिक्विड को अपन प्योर करते हैं, मतलब डिस्टिलेशन में प्योर कर रहे हैं इसमें, जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से के बिलो टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो जाए, ऐसे लिक्विड का। अच्छा, फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन। आता है आपका स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम में डिस्टिलेशन का अर्थ ये है कि जो भी हमारा आपका ड्रग है या प्रोडक्ट है वो वाटर में, हमारा जो लिक्विड है स्टीम में तो वॉलेटाइल है लेकिन वाटर में अनसॉल्युबल है। ऐसे लिक्विड में हम प्योर करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं। एनिलीन कह सकते हैं अपन। तो जब आपको मॉडर्न के विषय में थोड़ी संक्षेप जानकारी दी है। मॉडर्न के अनुसार आयुर्वेद के अनुसार संक्षेप जानकारी और आयुर्वेद के अनुसार विस्तार से मैंने आपको बताया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से आपको इन चीज़ों का अर्क कल्पना के विषय में बताया। तो आप अर्क कल्पना के विषय में और रिसर्च कीजिए और पढ़िए और ज़्यादा पढ़िए। जितनी जानकारी आपको दी है इसको संक्षेप में रख के काफ़ी मेरा उद्देश्य यही है कि आप स्टडी करें और अच्छे आप लोग भी स्टडी करके अच्छी अर्क कल्पना के ऊपर और रिसर्च करें। इसके लिए अब मैं आपसे
अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।